हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का भारतीय बुक से फिजिक्स चैप्टर 2 गति मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 मोशन। तो मोशन में सबसे पहले विराम रेस्ट इसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं परिवर्तन हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे टेबल, पौधा, पेड़। ठीक है, तो ये सब टेबल, पेड़, पौधा क्या है? विराम अवस्था में। अब हम लोग समझते हैं कि विराम कह रहा है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए, टेबल है जो समय के साथ नहीं परिवर्तन होता है। जैसे कि टेबल अभी एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, वस्तु यहाँ पे ए और वस्तु बी। ठीक है, हम लोग अब यहाँ से चलना स्टार्ट किए, बिंदु बी पर पहुँचे, बिंदु बी पर पहुँचे। तो इसमें जो यहाँ पे खड़ा था व्यक्ति, वह चलकर बिंदु बी पे पहुँचा। तो यह व्यक्ति क्या है? गति में था। यह व्यक्ति गति में था। विराम कब होगा? रेस्ट कब होगा? जैसे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है? ट्रेन में बैठा है। ठीक है, और ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन गति में है। ट्रेन किस में? गति में। और ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है वह विराम में है, क्योंकि वह एक स्थान पे बैठा ही है, वह स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वह रेस्ट में है। तो विराम का परिभाषा हम लोग समझें कि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गति, मोशन। तो मोशन देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ क्या हो? परिवर्तन हो, तो उस वस्तु को गति में कहते हैं। जैसे कि चलती हुई गाड़ी, गाड़ी चल रहा है तो गति में है। टहलता हुआ व्यक्ति, यह भी क्या है? गति में है। तो हम लोग गति और विराम समझ लिए। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गति, टाइप्स ऑफ गति। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गति, गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गति होता है रैखिक गति, लीनियर मोशन। इसमें कहता है कि इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। इसमें वस्तु कैसे चलती है? सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। तो उसी को क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे कि देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, यानी ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक। तो समझेंगे कि सीधी रेखा, जैसे हम यहाँ से गोली छोड़ते हैं तो गोली सीधे जाता है, सीधी रेखा में जाता है। या तो कोई बच्चा ढालू से, ढालू इस प्रकार होता है, यहाँ से कोई बच्चा सरक रहा है तो यह सीधी रेखा में सरकेगा, यानी ढालू से भी सरकता हुआ बच्चा वह सीधी रेखा में गमन करता है, यानी उसी को रैखिक गति कहते हैं। अब आता है वक्र। वक्र क्या होता है? तो वक्र होता है जैसे कि ऐसे ऐसे, यह वक्र है। इस प्रकार भी रेखा होता है। ठीक है, तो यह सीधी गति नहीं, वक्र यह हो गया। तो यह वक्र रेखा पर चलती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गति का दूसरा होता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। जैसे कि सूर्य के चारों, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य, यह क्या है? सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह पृथ्वी है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करता है। तो यह हो गया सर्कुलर मोशन। दूसरा देखते हैं
चंद्रमा की गति, नहीं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है, तो यह वृत्तीय गति कहलाएगा। थर्ड है दोलनी गति। इसमें वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे कि झूले की गति। झूला है, एक झूला है, ठीक है, यह झूला ऐसे जाता है, आगे कभी जाता है, फिर पीछे जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, यानी झूले की गति क्या है, दोलनीय गति है, ठीक है। या तो दीवार घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी देखे होंगे आप लोग सभी, तो उसमें जो पेंडुलम लगा होता है दीवार घड़ी में ऐसे, तो उसका गति कभी आगे कभी पीछे ऐसे ऐसे जाता है, हिलता है, यानी आगे पीछे या ऊपर नीचे जाता है, उसी को दोलनीय गति कहते हैं। अब तीसरा के बाद चौथा गति है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। क्या करता है, निश्चित अंतराल पर दोहराती है, जैसे कि झूले की गति। झूला आगे आया, आगे से पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, यानी एक निश्चित अंतराल पे क्या करता है, दोहराता है। या तो सिलाई मशीन देखे होंगे, सिलाई मशीन का सुई कभी ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे जाता है, तो यह क्या हो गया, आवर्त गति कहलाएगा। अब इसमें गति का प्रकार तो पढ़ लिए। अब इसमें आता है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते किसे हैं, तो डिस्टेंस है कि जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है, पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बिंदु है और बी बिंदु है, जब कोई कण ए से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुँचता है तो इस पथ की जो पूरी लंबाई हुआ उसी को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन कहते किसे हैं, तो विस्थापन में कहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से हम प्रारंभ किए और यह अंतिम बिंदु है, ठीक है, तो हम यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु जाने के लिए स्टार्ट किए, शुरू किए। तो इसमें पहला रास्ता, जैसे कि हमको जाना है, गया से पटना जाना है, गया से कहाँ जाना है, पटना जाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि रास्ता तो अनेक होती है, तो इसमें हम गया से स्टार्ट किए जाने के लिए पटना, यह अंतिम बिंदु ही हुआ, यही प्रारंभिक बिंदु हुआ। तो गया से पटना जाने के लिए एक रास्ता ही है, एक रास्ता ही सीधी रास्ता, एक रास्ता ही है। तो इसमें यह 15 मीटर है, यह 12 मीटर है, यह 10 मीटर है, ठीक है। तो इसमें विस्थापन क्या कह रहा परिभाषा, कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, तो इसमें सबसे न्यूनतम दूरी यह है, तो यह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, यानी जो सबसे छोटी दूरी होगा वह विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन में जो तय की गई दूरी केवल परिमाण होता है, जो दूरी तय करता है उसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण। जबकि विस्थापन का परिमाण और दिशा दोनों होता है। इस टॉपिक को याद रखिएगा कि तय की दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे होता है। तो देखिए इस फिगर से आगे समझिए, हमको जाना है जहानाबाद से पटना जाना है, कहाँ जाना है, जहानाबाद से पटना जाना है, अभी बता रहे थे उस फिगर में। तो इसमें रास्ता 4 है, रास्ता कितना है, 4 है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जहानाबाद से पटना जाना, तो पहला रास्ता जाइएगा तो 80 किलोमीटर लगेगा, दूसरा रास्ता जाइएगा तो 60 किलोमीटर, तीसरा रास्ता से जाइएगा तो 70 किलोमीटर, अगर चौथा रास्ता धरते हैं तो 140 किलोमीटर। तो इसमें पूछेगा कि बाबू विस्थापन कितना है, जो इस रास्ता में विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, तो सबसे न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर है,
क्योंकि सबसे कम दूरी है। विस्थापन इसी को न कहते हैं जिसमें सबसे न्यूनतम दूरी हो, वह विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें फिगर्स देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, निकालने के लिए केस फर्स्ट से देखिए, एक दूरी है किलोमीटर में, एक विस्थापन है। पहला केस से चलेंगे तो दूरी 80 किलोमीटर होगा, दूरी तो वही होगा, विस्थापन 60 किलोमीटर होगा। विस्थापन हमेशा क्या होगा, 60 किलोमीटर होगा। अगर कोई भी रास्ता हो, दूरी कितना भी हो, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन होगा। सेकंड केस से चले थे तो 60 किलोमीटर था, लेकिन विस्थापन 60 होगा। थर्ड से 70 था, 70 किलोमीटर थर्ड रास्ता, लेकिन विस्थापन 60 होगा। चौथा रास्ता से देखे थे तो 140 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन उसका वही होगा, 60 होगा। चलिए अब दूसरा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें समझना है कि देखिए एक फिगर है, इसमें यह एक रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ABCD, ए से जाइएगा तो 4 किलोमीटर, ए से जाइएगा तो 4 किलोमीटर, बी से C 3, C से D 4 और D से A 3 किलोमीटर लगेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे न्यूनतम दूरी तो यही होगा। तो इसका AC आगे निकाल लेते हैं, तो AC बराबर होता है, यानी यह कर्ण निकल रहा है, ये त्रिभुज एक बना ना, एक त्रिभुज से कर्ण बन रहा है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर AC कर्ण है, तो अंडर रूट AB कितना है 4, अब AC है 3, तो स्क्वायर किए तो 16 और 9, 6 6 16, 3 3 9, 25 आया, 25 का वर्ग 5 होता है। तो यह AC निकल गया। अब यहाँ पे पूछता है, तो पहला प्रश्न पूछता है कि अगर A से B जाएंगे, A से B जाने में दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो A से B जाएंगे तो दूरी तो 4 किलोमीटर होगा, विस्थापन भी 4 होगा, क्योंकि A से B की दूरी 4 किलोमीटर है। शॉर्ट रास्ता जाएंगे तो वही होगा, यह सीधी रेखा में है तो 4 होगा। अगर पूछे कि A से C जाना है, A से C जाना है, तो A से C जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, A से C जाना है तो दूरी 7 किलोमीटर और विस्थापन 5 किलोमीटर होगा। B से D जाएंगे तो दूरी 7 किलोमीटर, विस्थापन 5 किलोमीटर। ठीक है, और A से D जाना है तो 11 किलोमीटर दूरी और विस्थापन 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगर A से A जाना है, A से A जाना है तो दूरी 14 किलोमीटर और विस्थापन 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आगे। अब देखेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल किसका, परिमाण, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी को अदिश राशि कहेंगे। यानी दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। अब देखेंगे सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। कहता है कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण और बल, ये सब क्या है, सदिश राशि। इसमें परिमाण, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। देखेंगे अब औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। जैसे देखिए इसका फार्मूला होता है औसत चाल का कि औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, यह फार्मूला है औसत चाल का। अब देखेंगे कि चाल क्या है, स्पीड क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी को उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक
कौन राशि है? अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। और चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और चाल को भी से सूचित करते हैं और दूरी को एस और समय को टी से। इसलिए एस बराबर भी टी होगा, एस बराबर भी टी। और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति